Hello everyone, welcome to Numerical Funda. This is easiest way to learn numericals. As you all know, हम आजकल MCQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो आज भी कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे. सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूनिट 2 पार्ट 3. यूनिट 2 उन बच्चों के लिए बेटा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से BBA का कोर्स कर रहे हैं. बाकी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यहाँ हम जितने भी MCQ प्रैक्टिस करेंगे वो MCQs जॉब कॉस्टिंग टॉपिक से मैंने फ्रेम किए हैं. और इस पूरी वीडियो में बेटा हम 26 क्वेश्चंस कवर करेंगे सो दैट आपकी जॉब कॉस्टिंग का जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाए. The first question is, dash is the method of costing used to determine the cost of non-standard jobs carried out according to customers specification. हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसमें हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स की. नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स मतलब बेटा जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब एक तरीके की जॉब्स नहीं है. और वो जॉब्स किस लिए कैरी आउट की जा रही है, किसके अकॉर्डिंग कैरी आउट की जा रही है, कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशन या कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब कॉस्टिंग. जो भी प्रोसेस आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो किसका पार्ट हो जाता है बेटा, जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है, राइट. द सेकेंड क्वेश्चन इज, जॉब कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, जॉब कॉस्टिंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जॉब कॉस्टिंग को इन सारे ही नामों से जाना जाता है. The third question is, according to ICMA London, dash costing is that form of specific order costing which applies where work is undertaken to customers' special requirements. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ICMA लंदन ने जो डेफिनेशन दी है वो किस कॉस्टिंग के लिए है और उस कॉस्टिंग में काम क्या हो रहा है. इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. और कहाँ अप्लाई की जाती है, जहां पे कस्टमर्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क किया जाए. हमारे पास ऑप्शंस है प्रोसेस, बैच, स्टैंडर्ड, जॉब. हमने अभी डिस्कस किया कोई भी ऐसा काम जो कस्टमर्स के स्पेशल रिक्वायरमेंट या उनके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग किया जाए वो किसका पार्ट होता है, जॉब कॉस्टिंग का. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉब. Which one of the following is the feature of job costing? हमें बताना है कि कौन सा फीचर है जॉब कॉस्टिंग का, राइट. हमारे पास ऑप्शंस हैं. The production is generally made against customers' specific order and not for stock. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो एज पर द कस्टमर नीड्स कर रहे हैं, और जब कस्टमर ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है उसके लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है. इट इज नॉट फॉर स्टॉक. हम बना के प्रोडक्ट रखें और फिर मार्केट में उसको बेचें, ये नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर ने हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर दिया, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. Each job has its own characteristics and require specific treatment. इसका मतलब है कि हर एक जॉब जो हम कर रहे हैं उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स है, एंड बिकॉज नेचर अलग अलग है, करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, इसीलिए हर एक जॉब को अपना एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए. प्रोडक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इंटरमिनेंट प्रोडक्शन. यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा. प्रोडक्शन कब होगा, जब कस्टमर हमें अपनी स्पेसिफिक ऑर्डर या एज पर द रिक्वायरमेंट हमें बताएगा कि हमें किस तरीके का प्रोडक्शन करना है. ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही फीचर्स बेटा जॉब कॉस्टिंग के होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग. अगेन सेम क्वेश्चन है, चलिए कुछ और फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे अ सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट is prepared for each individual job because each job is treated as a separate cost unit. ये स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जॉब के लिए अलग कॉस्ट शीट बनाई जाएगी, बिकॉज हम हर एक जॉब को एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट मानते हैं. मींस अगर हम 10 जॉब्स कर रहे हैं तो हर एक जॉब का नेचर अलग अलग है, और
उस नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट मानते हैं और उस कॉस्ट यूनिट के लिए हम अलग से एक कॉस्ट शीट बनाएंगे। The final production cost is determined after the completion of job. जो भी फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट हम डिसाइड करेंगे या जो भी टोटल कॉस्ट हम बताएंगे वो कब बताएंगे, जब हमारी एक पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट हो जाएगी। बोथ ए एंड बी, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही फीचर्स बेटा जॉब कॉस्टिंग के हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following are objectives of job costing? अब objective हमसे पूछ रहा है, हमारे पास options हैं। To find out cost of production and profit or loss for each individual job, बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर जॉब में होने वाला प्रॉफिट और लॉस भी हमें पता होना चाहिए। To help the management in identifying more profitable, less profitable and non-profitable jobs. इसमें क्या कह रहा है कि ये जो जॉब कॉस्टिंग का सिस्टम है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये पहचानने में कि कौन सी ऐसी जॉब है जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जिससे हमें कम प्रॉफिट होगा, या फिर ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिससे हमको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। बिल्कुल सही है बेटा, बिकॉज जब आप हर एक जॉब की अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे, हर एक जॉब के लिए कॉस्ट शीट अलग बनाएंगे, तो आपको उस पर्टिकुलर जॉब में कितना प्रॉफिट हो रहा है इसकी नॉलेज हो जाएगी। टू प्रोवाइड बेस फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स अंडरटेकन इन फ्यूचर। बिल्कुल सिंपल है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने काम किया है वो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए एस्टिमेशन का काम करेगा। लाइक हमने आज कोई बिल्डिंग बनाई और सेम 5 years बाद हमें अगर बिल्डिंग बनानी है, तो जो हमने आज काम किया है वो हमारे लिए बेस होगा 5 साल बाद जो हम काम करेंगे उसके लिए। टू कंट्रोल ऑपरेशनल इफिशियंसी बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट। हम ऑपरेशनल इफिशियंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हमारे पास होती है और उसका कंपैरिजन हम करते हैं एक्चुअल से, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारी इफिशियंसी कितनी है। All of the above, and the correct answer is all of the above. ये चारों के चारों बेटा ऑब्जेक्टिव होते हैं जॉब कॉस्टिंग के। Where costs are collected and accumulated for each work order, this method of costing is. जब हम हर एक ऑर्डर के लिए कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं, कलेक्ट और एक्यूमुलेट का मतलब है कि हमें एक जगह लेके आ रहे हैं, तो उस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को क्या बोला जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, process costing, standard costing, job costing, contract costing, and the correct answer is job costing. Which of the following are advantage of job costing? हमसे पूछा जा रहा है कि job costing के advantages क्या-क्या हो सकते हैं। Options है हमारे पास, detailed analysis of cost and cost control, comparison of profitability, useful in production planning and cost plus, all of the above. And the correct answer is all of the above. हम बेटा डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं कॉस्ट की। क्यों? क्योंकि हम हर एक जॉब के लिए अलग कॉस्ट शीट बना रहे हैं और जब हमें कॉस्ट पता चल जाएगी तो उसके थ्रू हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगा? हमें टोटल कॉस्ट पता है तो हम कितने में उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे ये भी हमें पता होगा। जब आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे। यूजफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब, बिकॉज कॉस्ट शीट आप बना रहे हैं बेटा, हर एक स्टेज में आने वाली कॉस्ट आपको पता चल रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन का प्लान भी कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट लगेगी और उस कॉस्ट पे आप कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। कॉस्ट प्लस का मतलब होता है जब हमें पहले से ही कॉस्ट बतानी होती है या पहले से ही प्राइस बताना होता है कि कितने में वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। लाइक टेंडर्स, जैसे टेंडर में आपको कोटेशन देना है तो आपको कोटेशन पहले देना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने से पहले कि कितने में आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस, कि कॉस्ट हमने बता दी प्लस करके उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो ये सारे ही काम बेटा जॉब कॉस्टिंग के थ्रू होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग? अब क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है जॉब कॉस्टिंग की? मोर एक्सपेंसिव एंड मोर क्लरिकल वर्क, historical in nature,
डिफिकल्ट इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये याद रखना है बेटा, ये तीनों ही जो है वो डिसएडवांटेज का काम करती है जॉब कॉस्टिंग के लिए, राइट? Which statement is state the similarities in contract and job costing? इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग के बीच में सिमिलैरिटी बता रहे हैं हमें कि ये दोनों एक जैसे क्यों हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास, both the methods belong to the category of specific order costing in which order is done as per the specific requirement of customers। ये स्टेटमेंट हमें बोलना चाह रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग दोनों ही किसका पार्ट है? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का पार्ट है। और वो काम कब किया जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या जॉब कब परफॉर्म की जाती है? जब हमारे पास किसी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। जनरली every job and contract dissimilar in nature is identified by a separate number and is known by that number until it is completed। इसका मतलब बेटा, हर एक जॉब और कॉन्ट्रैक्ट डिसिमिलर इन नेचर का मतलब है कि एक जैसे नहीं होते, अलग अलग काम करना होता है हमें हर एक जॉब में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में। इन दोनों को ही एक सेपरेट नंबर दिया जाता है, जैसे जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, तो दोनों को ही नंबर्स दिए जाते हैं और इनको उन नंबर्स से तब तक जाना जाता है जब तक वो पर्टिकुलर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो जाए। For both the costing system, cost and profit is determined separately for each job or contract। दोनों ही कॉस्टिंग सिस्टम में बेटा कॉस्ट एंड प्रॉफिट हर एक पर्टिकुलर जॉब और हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैलकुलेट की जाएगी। प्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड बिफोर दैट कोटेशन और टेंडर प्राइस इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ। इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है बेटा, प्रोडक्शन तभी स्टार्ट होगा जब हमें कस्टमर से ऑर्डर मिलेगा, और ऑर्डर मिलने से पहले हम उस पर्टिकुलर ऑर्डर की या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कोटेशन मंगा लेंगे कि वो काम कितने में हो सकता है। ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। बेटा ये चारों ही स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि जॉब और कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे क्यों है, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स एक साथ डाल दिए। Job costing is different from contract costing on which one of the following grounds? अब पूछा जा रहा है कि जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से अलग कैसे है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, the size and amount of work of job costing is small in compared to contract work। अब यहां से समझ लीजिए, जो भी साइज या अमाउंट होगा किसी पर्टिकुलर जॉब का, वो छोटा होता है बेटा किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हम बड़ा काम करते हैं और जॉब में हम थोड़ा छोटा काम करते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज जनरली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और रिपेयर वर्क, whereas contract costing is related to the construction work। क्लियरली बता दिया, जॉब कॉस्टिंग नॉर्मली किसके लिए करते हैं? किसी चीज का प्रोडक्शन करना हो या रिपेयरिंग का काम करना हो। कॉन्ट्रैक्ट कब हम करते हैं? जब हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है, लाइक बिल्डिंग्स बनानी है, रॉ हाउसेस बनाने हैं, तो अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होगी। जॉब यूजुअली टेक्स लेस टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क इन कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बेटा जॉब का साइज छोटा है तो टाइम भी कम लगेगा इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट। अंडर जॉब कॉस्टिंग द प्रॉफिट इज ascertained only after the completion of job work, whereas under contract costing the profit can be ascertained on incompleted contract also। क्या बोल रहा है कि जॉब कॉस्टिंग में प्रॉफिट कब पता चलता है? जब कोई भी जॉब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रॉफिट इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये चारों ही डिफरेंसेस हैं बेटा बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। The procedure involved in job costing follow which of the following sequence? हमसे पूछा जा रहा है कि जॉब कॉस्टिंग के लिए जो भी प्रोसेस या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उसका सीक्वेंस क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं बेटा यहाँ पे, तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे
किसी भी जॉब की स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकती है बेटा, उसके बारे में ये सोचना कि वो पर्टिकुलर जॉब कितने में कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, एस्टिमेटिंग, और लास्ट क्या होगा, जब वो जॉब कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया बेटा, क्योंकि सबसे पहले लिखा है कंप्लीशन ऑफ जॉब। अब बी और सी को स्टडी कर लेते हैं। दोनों में ही पहला पॉइंट एस्टिमेटिंग है और लास्ट पॉइंट कंप्लीशन ऑफ जॉब है। सेकेंड स्टेप दोनों में देखते हैं क्या है, प्लानिंग एंड प्लानिंग, ओके। थर्ड स्टेप प्रोडक्शन ऑर्डर एंड अकाउंटिंग। अब यहाँ पे सोचिए बेटा, जब तक आपको कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलता तब तक क्या आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अकाउंटिंग कर सकते हैं, नहीं। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑर्डर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या सीक्वेंस होना चाहिए बेटा, एस्टिमेटिंग, प्लानिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर, जॉब कॉस्ट शीट, अकाउंटिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। The next question is, A dash is issued containing instructions to the workshops to proceed with work regarding job. अब ऐसी कौन सी चीज इशू की जाती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं वर्कशॉप के लिए कि अब उनको वर्क जो है वो स्टार्ट कर देना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, जॉब कॉस्ट शीट, वर्क ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर होगा बेटा बोथ बी एंड सी, बिकॉज ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है, डिटेलिंग होती है, वो किसमें होती है, प्रोडक्शन ऑर्डर में, जिसको वर्क ऑर्डर भी बोला जाता है, राइट। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स डैश फॉर ईच जॉब विच कंटेन्स डिटेलिंग द कॉस्ट ऑफ द जॉब अंडर डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सेट्रा। यहां पे पूछा जा रहा है बेटा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट किसको प्रिपेयर करता है, जिसमें हर एक जॉब के बारे में उसकी कॉस्ट की डिटेल्स होती हैं, और किस किस बारे में कॉस्ट बता रहा है हमको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सेट्रा। इट मींस सारी कॉस्ट की जानकारी यहाँ पे है। ऑप्शंस क्या क्या है बेटा हमारे पास, जॉब कॉस्ट शीट, वर्क ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, बोथ ए एंड बी। तो कहीं पे भी बेटा जब इतनी सारी कॉस्ट होती है तो वो क्या आंसर होना चाहिए, जॉब कॉस्ट शीट, क्योंकि कॉस्ट शीट में ही इतनी कॉस्ट की डिटेलिंग होती है। द कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जनरली यूज। हमसे पूछा जा रहा है कि जब कंपनी मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसको हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है बेटा, वो जनरली क्या यूज करती है। ऑप्शंस, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, both A and B, none of these, and the correct answer is job order costing, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में तो बेटा होमोजीनियस प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द जॉब कॉस्ट शीट। हमसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो जॉब कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड की जाती है। ऑप्शंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जितने तरीके की भी कॉस्ट अवेलेबल होती है बेटा वो सारी की सारी कॉस्ट शीट में दिखाई जाती है, एक्सक्लूडिंग उनका नेचर फाइनेंशियल ना हो। हम कॉस्ट शीट ऑलरेडी यूनिट 2 की पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। Which one of the following journal entries is correct for the issuance of direct materials to production? अब क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी जर्नल एंट्री सही है किस चीज के लिए, जब हम डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। तो एंट्रीज क्या क्या है बेटा, WIP अकाउंट डेबिट होगा, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट डेबिट होगा, मटेरियल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, मटेरियल्स का अकाउंट डेबिट होगा, या WIP का क्रेडिट होगा। तो एक पॉइंट यहां से नोट कर लीजिए बेटा, जब तक प्रोडक्शन का काम हो रहा है तब तक वर्क इन प्रोग्रेस या फिर WIP का जो अकाउंट है वो डेबिट ही रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा, बिकॉज मटेरियल इशू कर रहे हैं तो मटेरियल क्रेडिट होगा। Which of the following is the correct journal entry to record direct labor cost? हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जर्नल एंट्री सही है जब हम डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को रिकॉर्ड करें। हमारे पास ऑप्शंस हैं, WIP डेबिट होगा, डायरेक्ट लेबर क्रेडिट होगा,
WIP डेबिट होगा, वेजेस पेएबल क्रेडिट होगा, वेजेस पेएबल डेबिट होगा, WIP क्रेडिट होगा, नन ऑफ दीज। मैंने लास्ट स्लाइड में ही बताया था बेटा, जब तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, काम चल रहा है, तब तक WIP क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब ऑप्शन नंबर A एंड B में WIP डेबिट है, तो यहां से चूज करते हैं। क्रेडिट क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस पेएबल। तो सबको पता है बेटा, अकाउंटिंग में कभी भी किसी पर्सन का नाम नहीं आता, तो डायरेक्ट लेबर का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, वेजेस पेएबल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, WIP डेबिट होगा और वेजेस पेएबल क्रेडिट होगा। Which of the following cost would be recorded as debit to manufacturing overhead account under job order costing? क्या पूछा जा रहा है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या आ सकता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम सीधे सीधे लिखते हैं बेटा। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्या पार्ट होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। Which one of the following cost is not an example of manufacturing overhead cost? अब पूछा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सेल्स कमीशन, फ्यूल यूज्ड इन फैक्ट्री, सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। तो बेटा अगर आपने कॉस्ट शीट अच्छे से कर ली है तो इसका आंसर आप सीधे सीधे बता पाएंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज सेल्स कमीशन। क्यों, क्योंकि सेल्स कमीशन किसी सेल्स के बंदे को दिया जाता है और वो पर्टिकुलर किस एक्टिविटी में आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। बाकी तीनों मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है। Which one of the following is a correct journal entry to charge manufacturing overhead to jobs? अब पूछा जा रहा है कि कौन सी जर्नल एंट्री सही होगी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को चार्ज कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, WIP डेबिट होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट होंगे, WIP क्रेडिट होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट होगा, WIP क्रेडिट होगा, नन ऑफ दीज। सिंपल है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कब लगाए जाते हैं, जब प्रोडक्शन चल रहा होता है। तो मैंने सिंपल सी बात आपको बोली कि जब तक प्रोडक्शन चल रहा है तब तक WIP क्या होगा, डेबिट होगा। तो सीधे सीधे आप आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, WIP डेबिट होगा और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिट होगा। Which one of the following is a correct journal entry to record the transfer of finished goods from production department to store room? अब जर्नल एंट्री किसके लिए पूछ रहा है, फिनिश गुड्स को भेजना है कहाँ, स्टोर रूम में, क्योंकि अब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, अब वो बन के कहाँ जाएगा, स्टोर रूम में फॉर द सेलिंग पर्पस। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, WIP डेबिट होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल क्रेडिट होगा, फिनिश गुड्स डेबिट होगा, स्टोर रूम क्रेडिट होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट होगा, WIP क्रेडिट होगा, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट एंट्री इज बेटा फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट होगा और WIP क्रेडिट होगा। यहाँ पे आप सिर्फ फिनिश गुड्स भी लिख सकते हैं, कंट्रोल लिखना कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज WIP को अभी तक हम डेबिट करते चले आ रहे थे, तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। Which one of the following is a correct journal entry to record the shipment of a completed job to customer? अब क्या कर रहे हैं, अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया है उसको कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। शिपमेंट मतलब एनी ट्रांसपोर्टेशन मोड के थ्रू कस्टमर तक हम पहुंचा रहे हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ऑप्शंस हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स डेबिट होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट होगा बेटा और सेल्स जो होगा वो क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि जब आप एक फाइनल प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं, पहुंचा देते हैं कस्टमर के पास, दैट मीन्स आपने वो प्रोडक्ट सेल कर दिया। Which one of the following is a correct journal entry for the cost of the job shipped to a customer? अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, जॉब शिप्ड टू अ कस्टमर का मतलब हमने फाइनल जॉब जो है वो कंप्लीट करके कस्टमर तक पहुंचा दी है, तो उसकी क्या सही जर्नल एंट्री होगी बेटा। हमारे पास ऑप्शंस हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट
and WIP credit, cost of goods sold debit and finished goods credit, finished goods debit and cost of goods sold credit, none of these. तो क्या एंट्री होनी चाहिए? जॉब शिफ्ट का मतलब टोटल जॉब कितने में हुई है, वो जॉब कितने में हुई ये तो आप बताओगे ना. तो कौन सा सही आंसर होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है तो फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स क्या होगा? क्रेडिट होगा. Job costing is used when a business carries out jobs or operations to meet a specific customer order. Job costing कब यूज की जाती है? जब बिजनेस अपनी जॉब्स और ऑपरेशंस किसके अकॉर्डिंग कैरी करता है? स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है. The above statement is false. The above statement is true. तो क्या होना चाहिए? सिंपल, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है. क्यों? क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में हम यही काम करते हैं, जो भी कस्टमर हमें अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. The last question is, which one of the following source document is used to record the amount of direct material? हमसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है जब हम डायरेक्ट मटेरियल का जो अमाउंट है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है बेटा? वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हम क्या काम कर रहे हैं, उसका अमाउंट कितना है, क्या क्या चीजें आ रही हैं. राइट, हमारे पास ऑप्शंस हैं: प्रोडक्शन ऑर्डर, जॉब कॉस्ट शीट, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म. रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट. तो जो भी हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर्म भरा होगा उसी से तो हमें पता चलेगा कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है वो हमें कितना पड़ रहा है. प्रोडक्शन ऑर्डर तो हम बाद में देंगे, जब हमने कोटेशन मंगा ली, प्राइजेस देख ली, उसके बाद हम ऑर्डर देते हैं. कॉस्ट शीट में बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी आ जाएंगी. और कॉस्ट शीट हम कब बनाएंगे? जब सारी कॉस्ट हमें पता चल जाएंगी. तो मटेरियल की कॉस्ट हमें कहां से पता चलेगी? मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म से.